दोस्तों कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे मैं आ गया हूं, है ना। अंतिम प्रहार इसकी सीरीज ले आया हूं। फॉरेन एक्सचेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट की बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें अपन इसमें नई नई जानने वाले हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ आपको बातें बता देता हूँ। पहला कि ये सब्जेक्ट जो है प्योर फाइनेंस बेस्ड का सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें वेग आप जितना जाओगे उतना दिक्कत पाओगे। यानी कि जो पिन पॉइंट बातें हैं वही पिन पॉइंट बातें लिखनी है। इसमें कॉपी भरने से ज़्यादा कॉपी में सही लिखने के मार्क्स हैं, है ना। जैसे मैं कुछ मार्केटिंग के सब्जेक्ट में बोलता हूँ, जैसे सेल्स एंड रिटेल में भैया भरो जितनी भर सकते हो, वैसे इस सब्जेक्ट में अपोजिट है कि आपको वो ही चीज़ें लिखनी है जो पूछी गई है ना। तो अपन को ये बातें ध्यान में रखनी। कुछ क्वेश्चन इसमें भी थ्योरेटिकल बेस्ड हैं, लेकिन अपन को मेजरली जो पोर्शन है इसका वो अपना कैसा है, बिल्कुल पिन पॉइंट लिखने वाला। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ अपन को कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है इस सब्जेक्ट को लेके तो आप इजीली एग्ज़ाम बहुत अच्छा मार्क्स ले आओगे, कोई चिंता की बात रहेगी नहीं। और दूसरा जो आप फीडबैक दिया है, बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक दिया है, वो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन भी बच्चों ने अभी तक मुझे फीडबैक नहीं दिया है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, तो प्लीज़ अपना एक फीडबैक कमेंट जरूर करें। क्या चीज़ें अच्छी लगी, क्या चीज़ें बुरी लगी आपको, जो अगर MBA में कुछ जर्नी में हेल्प मिली हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। मैं और मेरी टीम आपके जवाब का इंतज़ार कर रही है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट। देखो रिस्क मैनेजमेंट में क्या पूछेगा अपन से, या तो फॉरेक्स डीलिंग के बारे में पूछ लेगा, फॉरेक्स डीलिंग के बारे में पूछ लेगा, और मेजरमेंट ऑफ रिस्क पूछ लेगा। फॉरेक्स डीलिंग क्या होती है? फॉरेक्स डीलिंग बेसिकली एजेंट का काम होता है, ये RBI के ऑथोराइज इंस्टीट्यूट होते हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, हम रुपए के बदले में किसी को डॉलर दे रहे होते हैं या डॉलर के बदले में रुपए ले रहे होते हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी करेंसी अपन युआन ले रहे हैं, डॉलर ले रहे हैं, दिरहम ले रहे हैं, कौन सी करेंसी अपन रुपए के बदले में एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये फॉरेन एक्सचेंज हो गया। बेसिकली जो इसकी डीलिंग के बीच में पॉइंट्स आते हैं कि फॉरेक्स मार्केट के अंदर अब ये डीलिंग होती है। अब क्या होता है कि बहुत सी कमोडिटी को थोड़ा सा अलग हटा देते हैं, बहुत से इंस्टीट्यूट्स को अलग हटा देते हैं, बहुत से बंदे ऐसा होते हैं जो इसी से पैसा कमाते हैं। इससे पैसा कैसे कमाते हैं? जैसे अपन शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे होते हैं, थोड़ा सा बेसिक से चल रहा हूँ मैं अभी, है ना। जैसे अपन शेयर मार्केट से पैसा कमा रहे होते हैं, वैसे ही करेंसी एक्सचेंज से भी पैसा कमाएंगे। जैसे मैंने इस करेंसी की, मान लेते हैं रुपए को, मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। अभी मेरे पास है नहीं, मेरे पास रुपए है नहीं, मैंने 2 लाख रुपए सेल कर दिए। किसके बदले में कर दिए? US डॉलर के बदले में कर दिए, ठीक है। अब 2 लाख रुपए सेल कर दिया, 2 लाख रुपए है नहीं, उसका मार्जिन है मेरे पास, मतलब कि एप्लीकेशन ने मुझे मार्जिन दिया है। इसके अंदर यूजुअली 10x मार्जिन मिल जाता है आराम से, है ना। थोड़ी सी आपका अच्छा स्कोर होता है, सिविल स्कोर आपकी, थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट, तो 10x मार्जिन मिल जाता है। 10x का मतलब 2 लाख के लिए मेरे को केवल 20,000 रुपये रखने होंगे, तो मैं 2 लाख रुपए की पोजीशन ले सकता हूँ। अब 2 लाख रुपए में मैंने सेल कर दिया इस कमोडिटी को। अब कमोडिटी समझ के अपन समझना, करेंसी नहीं है, एक समय के लिए कमोडिटी प्रोडक्ट है अपना, है ना। इसको मैंने सेल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको सेल करा, यहाँ पर भी 2 लाख की जगह वो हो गई 1,80,000। क्या भाव हो गया उसका? 1,80,000। यानी उसका प्राइस क्या हुआ? कम हुआ। जैसे ही उसका प्राइस कम हुआ, मेरे को क्या मिलेगा? 20,000 का प्रॉफिट मिल गया। कैसे? कोई प्रोडक्ट, वापस से इसको शांति से समझो, क्योंकि यही समझ लोगे तो आपके सारे आगे के फंडे क्लियर हो जाएंगे। कोई प्रोडक्ट मान लेते हैं अभी 200 रुपये का था, 200 रुपये में मैंने उसको सेल कर दिया, अभी है ही नहीं वो प्रोडक्ट मेरे पास। तो सेल करने के लिए सबसे फंडामेंटल चीज़ क्या है? परचेज करना जरूरी है। अगर उस प्रोडक्ट का भाव कम होगा, 200 से 180 हो गया, 2 लाख का 1,80,000 हो गया, तो मैंने 1,80 में मैं परचेज कर लूँगा। अब 2 लाख में तो मैंने सेल कर रखा है, तो ये जो मार्जिन हो गया मेरा 20 रुपये का, ये मेरा क्या हो गया? शुद्ध प्रॉफिट हो गया। समझ में आया? यह मैंने सेल कर रखा है। अगर इसका अपोजिट में परचेज करके रखता, जैसे कि मैंने आपको डेरिवेटिव्स में सिखाया है, फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अगर मैंने इसको परचेज करके रखा होता और 200 की जगह ये 180 हो गया होता, तो मेरे को 20 रुपये का लॉस हो जाता, क्योंकि मेरे को सेल तो कितने में कर रहा हूँ मैं? 180 में, और परचेज मैंने कितने में करा है? 200 में। तो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये बात अपने को याद रखनी है,
बात समझ में आ गई? हाँ, तो फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी अपन ऐसे करेंसी ट्रेड होता है, करेंसी का बाइंग एंड सेलिंग चलती है और उसी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम टाइम्स करेंसी की प्राइस फिक्स्ड होती है क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई चल रही होती है। तो उस मार्केट में जैसे नॉर्मल डेरिवेटिव मार्केट होता है, शेयर मार्केट होता है, वैसे रूल्स इसमें भी होते हैं कि एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन होता है क्योंकि डिमांड रेट जैसे शेयर मार्केट अप डाउन होता है वो होता है। लीवरेज का मतलब कि लॉन्गर पोजीशन आप ले सकते हो, है ना। लीवरेज का मतलब थोड़ा सा अमाउंट देके आप लॉन्गर पोजीशन ले सकते हो, ये फॉरेक्स मार्केट में रिस्क होती है। अब मान लेते हैं मैंने जैसे कि यही लास्ट क्वेश्चन में अपन ने देखा था कि भाई 20,000 रुपये दे के मैंने पोजीशन तो ले ली थी 2 लाख रुपए की। अब मान लो मार्केट उस दिन बहुत बुरा होता और मैंने यहाँ पर इसको सेल कर रखा था 2 लाख में और भाव बढ़ जाते 2.5 लाख रुपए हो जाते, ठीक है, 2.5 लाख रुपए हो जाते, 25% अपने इसके भाव बढ़ गए, तो मेरे को परचेस कहाँ पे करना पड़ता है? 2.5 लाख रुपए में, और सेटलमेंट होने पे मेरे को कितने का नुकसान हो जाता है? 50,000 का, और मेरे अकाउंट में कितने हैं? 20,000 रुपये। तो 30,000 रुपये की डायरेक्ट डेफिशिएंसी है, शाम तक पैसा जमा कराओ, है ना। 30,000 रुपये का डायरेक्ट फाइनल सेटलमेंट करने की दिक्कत आएगी जैसे ही ये मार्केट चलता जाएगा, वरना 20,000 भी फॉरफिट हो जाएंगे। इसलिए थर्ड पार्टीज भी रहती है इसके अंदर, आरबीआई भी गवर्न करता है, सेबी के थ्रू भी होता है और भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है। अभी अपन उस प्लेटफॉर्म्स की बात नहीं कर रहे, अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन्स की बात बता रहा हूँ। सिटी बैंक्स करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, फेडरल बैंक्स ऐसे ही तो नहीं कमाता है, इनके थ्रू कमाता है। शेयर मार्केट जितना भी आप जानते हो इसको इस तरीके से समझिए, आपने अब शेयर मार्केट सीखा इतना, डेरिवेटिव्स मार्केट, फ्यूचर ऑप्शन सब सीखा इतना, और भैया अगर आपको सीखना है करेंसी मार्केट तो उसकी साइज है इतनी। तो एक्चुअल पैसा तो करेंसी मार्केट में इतना डिफरेंस है। अगर आप शेयर मार्केट में कुछ प्रॉफिट जमा रहे हो तो समझ लेना करेंसी मार्केट में तो आप कुछ भी नहीं हो, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में किंग भी बन गए तो कुछ यहाँ बड़ी बात नहीं है। तो अपन को और भी चीज़ें बहुत सी लाइफ के अंदर सीखनी है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब लिक्विडिटी की रिस्क रहती है। लिक्विडिटी, हर करेंसी की डिमांड रहे जरूरी नहीं है, हर करेंसी के बायर अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। सेलर काउंटर पार्टी की रिस्क रहती है। काउंटर पार्टी का रिस्क का मतलब कि वो अपनी पोटेंशियली ऑब्लिगेशन को, फाइनेंशियल लॉस को फुलफिल करेगी। मार्जिन कॉल्स रहती है। अब देखो 30,000 का मार्जिन क्या बेड डेप्थ तो नहीं हो जाएगा, तो 30,000 का मार्जिन की दिक्कत आती है। तो ये सारी रिस्क रहती है इस मार्केट में। इसको स्ट्रेटजी क्या है, हमको हेजिंग करनी है। जैसे मैंने डेरिवेटिव में सिखाया था कि जिसका कॉल ऑप्शन लिया है उसका पुट ऑप्शन भी ले लोगे तो वो हेजिंग हो जाएगी। तो हेजिंग की एक्टिविटी करनी है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। डाइवर्सिफिकेशन केवल एक ही करेंसी पे डील नहीं करना, मल्टीपल करेंसी पे डील करना है। पोजीशन की साइजिंग अपने अकॉर्डिंग लेनी है ना, न कि मार्केट के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट हो जाए तो बाहर निकल जाओ। कहते हैं कि 20% प्रॉफिट हो जाए कभी भी किसी ऑप्शन पे तो बाहर आ जाना चाहिए। 20% से ज़्यादा का लालच नहीं करना चाहिए और स्टॉप लॉस हमेशा लगाना चाहिए ताकि अपन को लॉस ज़्यादा ना हो, एक फिक्स्ड लॉस हो। तो और वैल्यू एट रिस्क अपन रिस्क निकालने के स्ट्रेटेजी से, रिस्क निकालने के मेथड्स हैं। बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे हम अपनी वैल्यू एट रिस्क निकालते हैं, है ना। इट्स टूल टू स्टेपिंग लॉस ऑर्डर एंड मार्जिनल ओवरऑल पोर्टफोलियो एक्सपोजर है कि 40% रिस्क है, 30% रिस्क है, 70% रिस्क है। फॉर्मूला भी अपन को याद नहीं रखना, केवल वैल्यू एट रिस्क में केवल एक स्टैटिकल टूल्स होता है जिससे हम रिस्क निकालते हैं। बहुत सिंपल पेपर है लेकिन कंसेप्चुअल है, अपन को कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं और फीडबैक देना ना भूलिएगा क्योंकि हमारी टीम बहुत दिलो जान से इंतजार कर रही है। जय हिंद।